बहुजन समाज के समझदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों को अपने साथ रखें। दुश्मन तो तोड़ने का काम करता। जातियां किसने बनाई? हमारे बाप दादा पूर्वजों ने थोड़ी ही बनाई। अगर बनाई होती तो हमको लात जूता खाने के लिए नीचे क्यों रखते भाई? हमको ऊपर रख लेते ना। जिसने जातियां बनाई होगी तो वो बुद्धिमान आदमी रहा होगा, बेवकूफ तो रहा नहीं होगा। तो लात जूता खाने के लिए खुद को तो नीचे नहीं रखा होगा। दो दलीय जनतंत्र देश में निर्माण किया जाए, कांग्रेस जाए तो बीजेपी आए, बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए, वो उनको गाली दे, उनको गाली दे, और दोनों लोग नूरा कुश्ती करके बारी बारी से सरकार बनाए। ये तो बीजेपी चुनाव जीती हरियाणा में, उसमें इस मुद्दे का भी थोड़ा असर है। मेरा ये असराम साहब तो ये कह रहे हैं 100% रिजर्वेशन दे दो। हम ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में मौजूद हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है ये, और विकास पटेल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुजन राजनीति पे। बहुजन राजनीति को आपने हरियाणा में भी देखा होगा, और रिजल्ट जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या कहेंगे विकास जी, जो हरियाणा के रिजल्ट आए हैं कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए 2024 लोकसभा का भी रिजल्ट आया तो एडीआर ने अपनी रिपोर्ट मीडिया में ये कहा कि 4 सीटों के अलावा ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो इलेक्शन कमीशन में जो वोट पड़े थे उसका जो डेटा रिलीज किया था और जो काउंटिंग हुई उसका जो डेटा था, तो ये दोनों मैच नहीं हुआ। ये तो 2024 का रिजल्ट भी था, लेकिन कांग्रेस की खुशफहमी ये हो गई को 99 तक पहुंच गई। तो कांग्रेस जब 99 तक पहुंच गई तो और कुछ विपक्षी दल बढ़ गए, तो उनको खुशफहमी हो गई कि अब ईवीएम का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी होती नहीं है। तो ईवीएम की वजह से जो हरियाणा चुनाव है उसका एक बड़ा कारण है, जो बीजेपी जीती है वो बड़ा कारण ईवीएम है। ईवीएम है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं डीएससी समाज का जो वोट था 32 लाख, एक तरफ एससीओ का एससी वोट था 30 लाख जिसमें 14 जातियां थी, और एक तरफ डीएससी का वोट था 32 लाख। तो वो कहीं ना कहीं एक तरफा वोट जो है 32 लाख वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जैसी सरकार बनती है वर्गीकरण लागू करेंगे। कि ये विभाजन तो इसीलिए वो लोग कर रहे हैं कि 2 भागों में बांट कर आपस में लड़ा कर एक का समर्थन ले सके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सही बात है कि वो विभाजन कर रहे हैं और विभाजन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और जो उतने समझदार लोग नहीं हैं वो उस षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं जिसका फायदा उनको मिलता है। लेकिन इन सारे फायदे के बावजूद भी बीजेपी अगर गवर्नमेंट हरियाणा में बना रही है तो उसका एक बड़ा कारण ईवीएम है। ये हम लोगों को समझने की, चूंकि देखिए अगर उनको ईवीएम से चुनाव जीतना है तो जितना खराब माहौल बीजेपी का था हरियाणा में, तो आपको लगता भी ना कोई मुद्दा खड़ा किए वो ईवीएम में गड़बड़ी कर लेते तो लोग हजम कर लेते। पटेल साहब एक तो सवाल, तो मुद्दा तो कोई ना कोई खड़ा करना पड़ेगा ना। तो एक मुद्दा ये खड़ा किए, एक मुद्दा जाट गैर जाट का मुद्दा खड़ा किए, तो वो तो मुद्दा खड़ा करेंगे। जब मुद्दा खड़ा करेंगे तभी तो हम आप विश्वास में करेंगे कि नहीं ये चुनाव वोटों से जीते हैं, ईवीएम गड़बड़ी से नहीं जीते हैं। तो ये तो टैक्टिस है, कुछ मुद्दे खड़ा करना, उस पर कुछ पोलराइजेशन करना और फिर बचा खुचा काम ईवीएम से करना। और चुनाव लाखों की संख्या में रैली हुई है चुनाव से पहले हरियाणा में। जींद देख लो, तमाम हिसार देख लो, तमाम जगह पर लाखों की संख्या में जो रैलियां हुई है डीएससी समाज की। आप भी पत्रकार हैं, हम भी नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे मेरा गैर मत नहीं है। वो ध्रुवीकरण करने के लिए ही ये सारा विभाजन की पॉलिटिक्स की गई। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हरियाणा चुनाव के पहले, फिर मुख्यमंत्री, मैं तो स्टेज से भी बोला कि मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस लेकर के कहा कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको लागू करेंगे, तो प्रेस लेकर के कहा था। तो वो तो विभाजन करके इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। और वोटिंग के एक दिन पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, जो लोग गए थे रिव्यू पिटीशन में कि इस पर इसका समीक्षा करना चाहिए इस आदेश का, तो समीक्षा की मांग क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं हम समीक्षा नहीं करेंगे, इसमें कोई समीक्षा करने लायक नहीं है। तो कुल मिला करके ये तो है ही को विभाजन पैदा करके समर्थन ले। लेकिन मेरा ये कहना है कि विभाजन पैदा करने के बावजूद भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं जाती अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। और जब इसका डेटा मिलान किया जाएगा, हालांकि बहुत सारा बवाल मच चुका है कल से ही, काउंटिंग होते समय से ही, जब इसका डेटा मिलान किया जाएगा तो बहुत ज्यादा भयंकर इसमें गड़बड़ी हुई है ईवीएम में, ये बात निकल कर 2024 लोकसभा में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। लेकिन 99 पर कांग्रेस पहुंच गई तो उसको बोलने की क्या जरूरत है। थोड़ा और दूसरे लोग भी बढ़ गए तो उनको बोलने को उनको खुशफहमी हो गई। लेकिन बहुजन समाज कहाँ है सर? सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि जो बहुजन समाज, बीएमपी कहाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी कहाँ? नहीं बहुजन बीएसपी कहाँ? सुनिए, जो बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं, जो बहुजन तो एक सीट लेकर आता सर। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम इसलिए लाया गया कि बहुजन राजनीति को ही खत्म करना है। ईवीएम लाया क्यों? लोग ये कह रहे हैं, याद करो कौन से दौर में ईवीएम आया। उस दौर में ईवीएम आया जब बहुजन राजनीति अपने चरम पर थी।
उस दौर में ईवीएम लाया गया। तो ईवीएम क्यों लाया गया? बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की राजनीति को खत्म किया जाए और दो दलीय जनतंत्र देश में निर्माण किया जाए। कांग्रेस जाए तो बीजेपी आए, बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए, वो उनको गाली दे, उनको गाली दे, और दोनों लोग नूरा कुश्ती करके बारी बारी से सरकार बनाए। ये तस्वीर तो स्पष्ट है। ईवीएम के लिए तो हम लोग लंबे समय से 2014 में जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो लोग कहते थे पागल हैं लोग, ईवीएम में कहीं गड़बड़ी होती है, मशीन में गड़बड़ी है तो पागल है लोग। तो जब लोग चुनाव हारना शुरू हुए, बहुजन पार्टियां बार बार चुनाव हारना, सबसे बड़ा पटेल साहब एक बड़ा ईवीएम को लेकर सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विरोध किया गया डीएससी समाज का, बहुजन समाज ने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं आपको वो नहीं लगता है उसकी वजह से कहना है आज उसकी वजह से काशीराम साहब, हम कहा इससे ये कर रहे हैं, हमने तो वहां से कहा कि ये चुनावी हथकंडा के तौर पर, और जो बीजेपी चुनाव जीती हरियाणा में उसमें इस मुद्दे का भी थोड़ा असर है। मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन मेरा दूसरा कहना, अगर सारा श्रेय इसी मुद्दे को दे दिया जाए हरियाणा चुनाव जीतने का, तो ये भी सही नहीं है। ईवीएम का भी उसमें बहुत बड़ा खेल है। मेरा ये कहना पटेल साहब एक सवाल है कि आखिर वर्गीकरण का विरोध क्यों हुआ? नहीं, विरोध जो लोग किए उनको पूछिए क्यों हुआ। मेरा ये कहना, मेश्राम साहब भी कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना, मेश्राम साहब, हमारा ये कहना, मेश्राम साहब तो ये कह रहे हैं 100% रिजर्वेशन दे दो। हम ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज काशीराम साहब का जन्मदिन है, स्मृति दिन है, तो स्मृति दिन के मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि इससे बढ़िया नारा, इससे सुंदर नारा कोई हो नहीं सकता है। हम तो कास्ट सेंसस के लिए लगातार लड़ रहे हैं कि कास्ट सेंसस करो और 100% रिजर्वेशन, कोई किसी का खा लिया नहीं खा लिया, 100% रिजर्वेशन लागू कर दो। ब्राह्मण 3.5% है, उनको भी दे दो, सारे लोगों को दे दो, और रिजर्वेशन का झगड़ा जो है इसको क्लोज कर दो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सब लोग मिलकर देश का विकास करें। हम किसी का हक खाना नहीं चाहते, और कोई हमारा हक खाए इसको भी बर्दाश्त करना। अच्छा, खाइयां बढ़ गई है तो हम मानते हैं, खाइयां बढ़ी हैं, खाइयां दूसरे लोग, जो समाज एक साथ आ रहा था, बाबा साहब को जान रहा था, बुद्ध को जान रहा था, आज खाइयां जो बढ़ गई हैं, जिम्मेवार मानते हैं ना बहुजन समाज है? खाइयां वो लोग डालने का काम कर रहे हैं जो बहुजन समाज के समझदार लोग हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों को अपने साथ रखें। दुश्मन तो तोड़ने का काम करता। जातियां किसने बनाई? हमारे बाप दादा पूर्वजों ने थोड़ी ही बनाई। अगर बनाई होती तो हमको लात जूता खाने के लिए नीचे क्यों रखते भाई? हमको ऊपर रख लेते ना। जिसने जातियां बनाई होगी तो वो बुद्धिमान आदमी रहा होगा, बेवकूफ तो रहा नहीं होगा। तो लात जूता खाने के लिए खुद को तो नीचे नहीं रखा होगा। तो जो सबसे ऊपर है जाति व्यवस्था में, वही लोग जाति व्यवस्था बनाए, तब भी उसका फायदा लिए। और आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको 4 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया, तो आपस में लड़ाई झगड़ा लगा करके फिर उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो जो ये फायदा लेना चाहने वाले लोग हैं, अगर हम आपस में विभाजित होकर उनको फायदा देते रहेंगे तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं, उनका फायदा है। तो हमें ये जरूरत है, जो बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है उसको जरूरत है, बुद्धिजीवी वर्ग की सर, वो एक साथ बैठे और अपने मुद्दे पर उसका हल निकाले। और उसका एक ही हल है, जिसकी जितनी इतने बड़े आपको लग रहा है इतना बड़ा जो बिखराव हो गया उसके बाद फिर साथ में बैठकर बातचीत हो सकेगी? जितना बड़ा कह रहे हैं उतना बड़ा भी नहीं हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है बहुत बड़ा हो गया है, ताकि ईवीएम घोटाला जो हरियाणा में हुआ उसको छुपाया जा सके और सारा श्रेय इस बिखराव को ही दे दिया जाए कि सर जो डीएससी समाज था वो लगातार अपनी सारी रैलियों में कह रहा था कि जो आप हमको बताइए, जो पार्टी चुनाव हार जाती उसकी रैलियों में लाखों लोग नहीं आते नहीं? रैलियों में तो कांग्रेस की तो कौन लोग वो रैलियां करवा रहे थे? नहीं, जो रैलियां हो रही थी वो रैलियां करवा वही लोग रहे थे जिनको ये लग रहा था विभाजन से फायदा होगा। तो सवाल ये है कि रैलियां अपने आप नहीं हो रही थी, रैलियां करवाई जा रही थी। और जिनका सेट था मामला, हमको ईवीएम गड़बड़ी करना है लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड हमको तैयार करना है, तो वही आरएसएस बीजेपी के लोग बड़ी रैलियां भी करवा करके ये दिखा रहे थे कि देखिए इतना बड़ा असंतोष है, इतना बड़ा विभाजन हो गया। जब कल रिजल्ट आएगा तो आप मत कहिएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हमने किया है, ये इसकी वजह से हुआ है।